दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अभी बिहार की स्थिति जिस तरफ मुड़ती नजर आ रही है, मैं समझता हूं कि वो पूरे देश की डेमोक्रेसी के लिए एक खतरे का बहुत बड़ा संकेत है। ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, 8 करोड़ लोगों के लिए नहीं है, बल्कि समूचे देश के लिए है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक देश के बहुत जाने-माने यूट्यूबर और यूट्यूबर ही नहीं, फॉर्मर एडिटर, 2-2 नेशनल प्राइवेट चैनलों के, कई अखबारों में काम कर चुके अजित अंजुम को बाकायदे बिहार के बेगूसराय जिले की एक थाने में उनके खिलाफ एफआईआर लिखा दिया गया। क्यों लिखाया गया? क्योंकि वो बिहार में एसआईआर के नाम पर जो स्पेशल ये वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण जो हो रहा है, ऑल ऑफ सडन ये शुरू किया गया है। ये कैसे एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट हो रहा है, फॉर्म्स की सप्लाई कैसे हो रही है, फॉर्म भरा कैसे जा रहा है, उसको अपलोड कैसे किया जा रहा है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं कैसे डाले जा रहे हैं, इन चीजों पर एक सामान्य सी रिपोर्टिंग, यानी बिल्कुल ईमानदारी से साफ-साफ दिखाना कि हो क्या रहा है, इसके दिखाने के एवज में उनको उन पर एफआईआर किया गया है और तरह-तरह की धाराएँ लगाई गई हैं। अब भी भारतीय जो संहिता है नई जो बनी है, उसके हिसाब से है तो मैं कई धाराओं को समझ नहीं पा रहा था कि इनके क्या इम्प्लीकेशन है। और दोस्तों हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इस विषय पर कि जो बिहार में आज हो रहा है, कैसे देश की राजनीति को, समाज को और भविष्य को प्रभावित करने जा रहा है, इसी विषय पर बात करें अपने 2 बेहद खास मेहमानों के साथ। और हमारे साथ जुड़ेंगे तुषार गांधी। तुषार गांधी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए मैं परिचय भी नहीं दूँगा। आप सब लोग जानते हैं तुषार गांधी को और मैं और ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। आप स्वयं उनको सुनिए। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम का परिचय मैं दूँ, हमारे दोस्त हैं तो बुरा भी नहीं मानेंगे कि वो एक किसान नेता हैं, एमएलए रहे हैं मध्य प्रदेश में और देश में जहाँ कहीं आवाम बुलाती है उनको, वहाँ वो पहुँच जाते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है और मैं तो खैर मकदम करता हूँ ऐसे लोगों का कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पद के और वो आवाम के साथ जुड़ते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। तुषार जी, आप हमारे कार्यक्रम में पहली बार आए, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अ, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया उर्मिलेश जी। जी और सुनीलम जी आपका भी। तो हम शुरुआत तुषार जी आपसे करना चाहते हैं। आप देश आपको जानता है महात्मा गांधी के प्रपौत्र के रूप में, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आपको आज पेश कर रहा हूं। आप यहां आए थे एक खास मकसद से बिहार में और पहले आप चंपारण गए, वहीं चंपारण जहां पर महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक, सामाजिक जो भी आप कहिए उस अभियान की शुरुआत की थी। और गोखले साहब ने जब उनसे कहा कि देश को घूमो और उन्होंने घूमना शुरू किया और वहीं से वो मंजिल आगे बढ़ती गई। तो आपके साथ वहाँ जो कुछ हुआ उस पर मैं नहीं जाऊँगा। वो देश बहुत सारे लोगों ने देख लिया है। बहुत ही घिनौनी, बहुत ही अशोभनीय हरकत की कुछ लोगों ने, लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं की। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपको संकेत क्या मिला? क्या बिहार बदल रहा है? क्या बिहार उल्टी दिशा में जा रहा है? क्या है ये? तो आपको रिपीट करना पड़ेगा, किसी का फ़ोन आ गया बीच में तो मैं आपको सुन नहीं पाया। ओके, कोई बात नहीं, फ़ोन अब बहुत थोड़ा माफ़ी साइलेंट चाहता कर हूँ। लीजिए। नहीं, नहीं साइलेंट कर हाँ, लीजिए फ़ोन। तो मैंने साइलेंट कर दिया। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा मैं था साइलेंट कि करता हूँ, 1 मिनट। जी, हाँ, नो इश्यू, नो इश्यू। हाँ, जी, माफ़ी चाहता तो हूँ। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप जहाँ पर गए, चंपारण में जब आए आप, तो आश्रम गए, वहाँ के लोगों से मिले, पंचायत वगैरह भवन था या बहुत सारे लोग जुटे थे आपके खैर मकदम में। अ, लेकिन जो कुछ वहाँ अशोभनीय घटना घटी, उसके बारे में बहुत सारी लोगों ने बहुत सारा निंदा की और बहुत तकलीफ के साथ ये दर्ज किया कि आपके साथ जिस व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया, उसके प्रति लोगों ने एक तरह से माफ़ी माँगी।
लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, मैं उस पर कोई आपका कमेंट नहीं चाहता। लेकिन क्या बिहार वाकई बदल रहा है? क्यों इस दिशा में जा रहा है बिहार कि आप जैसे व्यक्ति के साथ भी इस तरह का बिहेवियर हो, और वो भी चंपारण में हो, और जबकि आप एक सामाजिक आई मीन कार्य के लिए वहां गए थे? उर्मिलेश जी, मैं सिर्फ बिहार के ऊपर ये तोहमत नहीं लगाऊंगा कि बिहार बदल रहा है। मुझे लगता है कि ये हमारे मुल्क में जो बदलाव आ रहा है, घृणा, नफरत और एक गुंडागर्दी वाली फितरत जो हमारे पूरे मुल्क में नॉर्मलाइज होती जा रही है, उसका स्वीकार हम सब करने लगे हैं और समर्थन भी करने लगे। ये पूरे मुल्क को लगी हुई एक विपदा है, ऐसा मैं मानता हूँ, और उसी का की छवि हमें बिहार में भी दिखती है। मेरे साथ जो हुआ वो सब लोग जानते हैं और मैं उस पे रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो हो गया जो होना था। लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे सम्मान और प्यार बिहार की जनता की तरफ से मिला है, वो मेरे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर ये जरूर चिंता है कि अगर हम हमारे मुल्क की आत्मा इस तरह से बदल जाएगी, तो फिर किस मुल्क के लिए हम लड़ते रहेंगे? कौन सी चीज के लिए, कौन से तत्व के लिए हम लड़ते रहेंगे, अगर किसी को उसकी परवाह नहीं होगी तो? क्योंकि ये महसूस कर रहा हूँ, और खास करके सोशल मीडिया पर जो महसूस कर रहा हूँ, असली जगत में जब कल ये हादसा हुआ, तब से जो लोगों की रिएक्शन मुझे मिली है, और सोशल मीडिया पे जाता हूँ तब जो ट्रोल्स हैं वो जो पोस्ट कर रहे हैं, वो जब देखता हूं तो लगता है कि हम कौन से युग में जी रहे हैं, क्या हम एक गलत युग में आ गए हैं, क्या हुआ है? ये चिंता जरूर होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक दृढ़ता भी आ रही है मुझ में कि नहीं, इसके साथ लड़ना है मुझे। अब ये एहसास होने लगा है कि शायद मेरे जीवन काल में मेरी लड़ाई का कोई फल या असर मुझे देखने को भी ना मिले, लेकिन मुझे लड़ना है, क्योंकि अगर मैं लड़ूंगा तो शायद मेरे बच्चे और मेरे नातियों के जीवन काल में उसका कोई असर दिखने को मिलेगा, और वो मेरे लिए एक इंसेंटिव के रूप में हो जाएगा। क्योंकि नफरत का जहर हमारी रग रग में पहुंच गया है। आज नफरत हमारे परिवारों में आ गई है, हमारे रिश्तों में आ गई है। हमारे ओपिनियंस और व्यूज के कारण सालों की दोस्तियां टूट रही है, बरसों के रिश्ते, कई पुश्तों के रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। परिवार में खुले मन से बोल नहीं सकते। कई बार जब मैं कुछ पोस्ट करता हूँ तो मेरे परिवार में से कोई ना कोई को कहता है कि भाई ये बातें मत पोस्ट करो करके। कई बार मुझे कहा जाता है कि इस ग्रुप में ये बात मत पोस्ट करना, बाकी जहां करना है करिए। तो ये जो बदलाव आ गया है लोगों में, ये जो असहिष्णुता आ गई है, ये जो कट्टरपना आ गया है, वो सिर्फ बिहार में नहीं है, पूरे देश में, हमारे समाज में सब जगह दिखता है। परदेश में भी जाओ तो जहां भारतीय बसा है वहां ये पोलराइजेशन हमको दिखता है। एक सवाल और आपसे पूछकर फिर मैं अपने दोस्त डॉक्टर सुनीलम की तरफ जाऊंगा कि ये बहुत एक संक्षेप में बताएं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ये जो बदलाव दिखा है जिसमें कि नफरत सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर उभरती नजर आ रही है, हमारी संवैधानिकता के ऊपर निरंकुशता का साया और काला होता जा रहा है। डेमोक्रेटिक एक ढांचा है, लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की आत्मा खत्म हो रही है, मर रही है। अफसर ऐसी ऐसी बातें करते हैं मानो वो अभी भी डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी के ठीक उलट काम करते नजर आते हैं। तो ये सब क्यों हुआ है, कैसे हो गया है? आफ्टर ऑल, हाउ इट हैपेंड इतने कम दिनों में ही? मुझे ये फर्म बिलीफ अब हो रही है कि एक जमाना था जब हम लोग सेल्फलेस सर्विस को एक वर्च्यू मानते थे। आज सेल्फिश सर्विस को वर्च्यू माना जाने लगा है कि हम सेल्फिश हो तो हम अकल वाले हैं, हम वर्चुअस है, और अगर सेल्फलेस है तो हम दीवाने हैं। ये एटीट्यूड समाज में आ गया है, और इसीलिए जब लोग सेल्फ सीकिंग एजेंडा से काम करते हैं, खुद के एनरिचमेंट के लिए काम करते हैं, तो उसको हमने नॉर्मलाइज करके उसको सराहना चालू कर दिया है।
कोई चोरी करके अमीर बनता है तो हम उसकी वाह वाह करते हैं कि देखो चोरी तो की है लेकिन पकड़ा नहीं गया, तो ये अच्छा है, ये बड़ी खुश की बात है। पहले का जमाना था जब ये होता था कि अगर चोरी की तहमत भी लग जाए, चीटिंग की तहमत भी लग जाए तो आपका समाज में रुकना मुश्किल हो जाता था। फिर आप भले कितने ही धनी हो, कितने ही पावरफुल बन जाओ, लेकिन आपका समाज बॉयकॉट कर देता था। आज उससे विपरीत हो गया है कि भैया देखो कितना होशियार है, कितना केपेबल है, कि भाई चोरी तो करता है लेकिन हजम कर जाता है वो चोरी, पकड़ा नहीं जाता, और पकड़े नहीं गए तो वो चोरी चोरी नहीं होती। तो ये जो मॉरल्स और एथिक्स में डाउनफॉल आया है वो ही इस इस रॉटननेस का एक कारण है। जी। सुनीलम जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। सुनील जी, आप तुषार जी के साथ आप भी घूम रहे हैं बिहार में। बिहार इस समय बहुत आई मीन टर्मोइल तो इसको नहीं कहेंगे, एक 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 बहुत ट्रांजिशन या यूं कहा जाए कि एक संक्रमण के दौर में है, और वो सोच समझ नहीं पा रहा है बिहार कि उसे किधर जाना है। का एक डिवीजन है समाज में। बहुत अच्छे भी लोग जो हैं वो बहुत ही सेक्टेरियन इंटरेस्ट की वजह से ऐसी शक्तियों के साथ भी खड़े हो गए हैं जो शक्तियां डेमोक्रेसी के बिल्कुल उलट हैं। और दूसरी तरफ जो एक बड़ा दायरा है जिसमें कि विपक्ष के लोग हैं, बहुत सारे डेमोक्रेट्स हैं, बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं कि आखिर वो क्या करें। और हर बार उनको लगता है कि कभी कोर्ट से कुछ राहत मिल जाए, न्यायालय से, कभी वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि सरकार ही कुछ अपना रास्ता बदल दे। लेकिन एक उनको वाकई स्ट्रेटेजिक एक उनके पास कोई वो एक बड़ी दृष्टि नजर नहीं आ रही है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बाद के दिनों में दिखाई पड़ी थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी अपना एक विचार दर्शन था उसके भी नेतृत्व में। तो वो चीज अभी दिखाई नहीं दे रही है। कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार ने अपना मन बनाया है। मैं 9 जुलाई के बिहार बंद की बात करता हूँ। मैं यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे के किसान संगठनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में गया पटना में। वहां पर लोगों ने बताया कि हम लोग तो कार्यक्रम करते ही रहते हैं लगातार, लेकिन संगठन के लोग उसमें रहते हैं। इस बार जो बिहार बंद हुआ, चुनाव आयोग के खिलाफ में या उसका एक जनादेश को चोरी करने का जो एक षड्यंत्र है उसके खिलाफ में हुआ, उसमें लोग उतर गए। मेरे को सब संगठनों के लोगों ने बोला कि हमने 4 जगह बंद किया, 40 जगह बंद हो गया, मतलब हमारी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा। इसका मतलब क्या है? आपको मालूम है कि मैं जन आंदोलन का कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी आंदोलन का कार्यकर्ता हूँ, बहुत सारे आंदोलन देखे किए। तो जब मासेस उतर जाते हैं तो दिशा तय हो जाती है। मुझे लगता है कि मासेस जो है वो बिहार के अंदर उन्होंने अपना मन बना लिया है, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ, एक घटना हो गई, उस घटना को जैसे लोगों को लेना चाहिए था कि सब लोगों ने बहुत सीरियसली उसको लिया, क्योंकि वो इस तरीके की घटना थी कि हम जो है बिहार के अंदर वो भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते, जो कि खुद जेपी आंदोलन के एक जो है कार्यकर्ता नेता रहे हैं, उनके रहते जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई लड़ी है, और उनके चलते के रहते हुए अगर तुषार गांधी को बोलने ना दिया जाए, वो भी उनके पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा, वो भी मुखिया के द्वारा, और उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो, तो है तो मामला बहुत गंभीर। तो उस गंभीरता को इंटेलेक्चुअल्स ने और सब संगठनों ने बहुत ही गंभीरता से लिया। लेकिन मैंने वो प्रेम देखा तुषार गांधी जी के अंदर जो है, वो गांधी जी की विरासत लोग देख रहे हैं, आके हाथ चूम रहे हैं लोग, आके मतलब जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो लोग हैं वो कह रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स के परिवार के लोग, बतख मियाँ के परिवार के लोग से लेके जो है पंडित राजकुमार शुक्ला जी जो लेके गए थे गांधी जी को, है ना, उनके परिवार के लोग, सब लोग जो है तुषार गांधी के अंदर वो विरासत को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब तो गांधी जी नहीं है, अब हमारे को आप एक से उम्मीद दिखलाई पड़ती है। मतलब जो उम्मीद लोगों ने महात्मा गांधी के अंदर देखी थी, वो उम्मीद देखने की बात कर रहे हैं, और वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि मैं साथ में हूं।
तो मैं वो प्रेम देख रहा हूँ जगह जगह पे लोग रोक करके जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार तो एक दिशा के अंदर चल दिया है, लेकिन अब इसमें कॉशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नागरिकता को ही इसके साथ जोड़ दिया है। आपको ये भी मालूम है, मैं किसान आंदोलन का कार्यकर्ता हूँ। आपको ये भी मालूम है कि 380 दिन किसानों ने आंदोलन चलाया, 750 किसान शहीद हुए। उसके बाद में हमने 3 कृषि किसान विरोधी कानून रद्द करा लिए, वापस करा लिए। लेकिन यही सरकार 3 कानूनों को एक साथ जोड़ करके एक राष्ट्रीय कृषि बाजार कानून लेके आ गई और राज्यों के माध्यम से लागू करा रही है। उसी तरीके से सीए एनआरसी को लोगों ने रद्द करा लिया, रद्द तो नहीं कराया, सॉरी, ठंडे बस्ते में डलवा दिया। लेकिन अब बिहार के चुनाव के माध्यम से वही नागरिकता के मामले को वो लेजिटिमाइज करना चाहती है, और अगर वो बिहार के अंदर हो गया तो पूरे देश के अंदर हो जाएगा। तो असल में ये काम चोरी से करते हैं, क्योंकि ये झूठ के साथ में खड़े हैं, ये सच के साथ में खड़े हुए लोग नहीं है। अरे जो भी बात है वो ईमानदारी से करनी चाहिए, पारदर्शिता से करना चाहिए, लोगों को बता के करना चाहिए, वो करने को तैयार नहीं है। तो ये लोगों ने इनका झूठ पकड़ लिया है। लोग जो है वो जैसा भी जीवन जी रहे हों, क्योंकि हमें तो बिहार में जॉर्ज फर्नांडिस सत्तर के बाद से मैं लगातार आ रहा हूँ, ये बात भी आपको सब कुछ ही मालूम है। सब चुनावों के अंदर मैं रहा हूँ बिहार के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो है, जो स्थिति, बेरोजगारी का सवाल हल नहीं हुआ, पलायन का सवाल हल नहीं हुआ, बाढ़ सुखाड़ का सवाल हल नहीं हुआ, गंदगी का सवाल हल नहीं हुआ। कौन सा सवाल है जो कि हल हो गया? लेकिन इसके बावजूद भी लोग उम्मीद से विकल्प की तलाश के अंदर लोग लगे हुए हैं, और उससे मुझे लगता है कि काफी उम्मीद कर रहे हैं हम परिवर्तन की, जो हमें जमीन के ऊपर दिखलाई दिया है। हम 3-4 जिलों में होके आए हैं, 3-4 जिलों में और जाएंगे। 19 तक ये जो है यात्रा तुषार गांधी जी की चलेगी, और ये लोगों को याद रखना चाहिए, ये कोई पर्सनल यात्रा नहीं है। तुषार गांधी जी ने खुद ने तय कर लिया और वो निकल गए, ऐसा नहीं है। ये 25 जन संगठनों ने, बिहार के जो प्रामाणिक जन संगठन हैं, जो कि जेपी आंदोलन का जिनका कोर है, जो गांधीवादी संगठन है, तमाम सारे ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी बोध गया की लड़ाई जिन्होंने लड़ा, सबसे परिचित है रुमलेश जी, आप एनसाइक्लोपीडिया हैं पूरे बिहार के। वो सब लोग जो है तुषार गांधी जी के साथ में उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरे जो है बिहार की यात्रा करेंगे। और जो काम कर्नाटका के अंदर, इडालू कर्नाटका ने किया था, सिविल सोसाइटी के लोगों ने ये कहा कि भाई अकेले पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मामला नहीं संभल रहा, हम संभालने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी भी है। ये केवल पॉलिटिकल पार्टियों का ही मामला नहीं है कि वही चुनाव लड़ेंगे और वही चुनाव जीतेंगे, वही सरकार बनाएंगे या सरकार गिराएंगे। जो नागरिक समाज के लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, तो हम लोगों को जाके आगाह करने का काम कर रहे हैं। और तुषार गांधी जी तो केवल एक ही बात कह रहे हैं कि भाई एक भी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित मत रहने देना, और ये कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उससे हम पाकर रहेंगे, और उसके लिए जो करना पड़े हम सब कुछ करेंगे। इतनी सी बात तुषार गांधी जी कह रहे हैं। अब ये बात भी अगर नीतीश जी को पसंद नहीं आ रही, भाजपा के लोगों को, मोदी जी और अमित शाह को पसंद नहीं आ रही, तो फिर इसका जवाब तो जनता देगी। जी जी। तुषार जी, आप लोगों को चूंकि जाना है, मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूंगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो आपकी टिप्पणी से ही सवाल निकलता है, पिछली टिप्पणी से। आपने अभी कहा हमारे पिछले सवाल के जवाब में कि हम जो परिदृश्य देख रहे हैं उसमें हो सकता है हमारे जीवन काल में वो अचीव न हो जो हम लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी के लिए, एक समरसता भरा माहौल पाने के लिए, अपने समाज को फिर से हासिल करने के लिए, हमारे नाती पोते उनको उनके उनके जमाने में शायद चीजें सामने आए। तो फ्रीडम स्ट्रगल में जो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके समय भी ऐसा ही था। उनको बिल्कुल नहीं मालूम था कि कब क्या हो जाए। भाई पहली बार मताधिकार, वयस्क मताधिकार मिले, ये मेरे को जहां तक याद आ रहा है वो 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी। इसके पहले तो कोई सोचता ही नहीं था कि वयस्क मताधिकार भी होता है कोई चीज। जिसको अंग्रेज चाहते थे उसको वोट देने का अधिकार मिलता था, और वो मिलता था केवल लैंडलॉर्ड्स को, बड़े उद्योगपति लोगों को, टैक्स पेयर्स जो बड़े थे उनको मिलता था, और कुछ ज्यादातर जो लोग थे अपर कास्ट, एक डोमिनेंट जो पोजीशन जिनकी समाज में होती थी उनको मिलता था। लेकिन 1928 में फ्रीडम स्ट्रगल के नेताओं की अगुवाई में विचार विमर्श होता रहा, वो निगोशिएट भी करते थे अंग्रेजों से और संघर्ष भी करते थे,
और 1928 में सोचा लोगों ने, और वो हमने संविधान सभा में हासिल किया। तो बिल्कुल। हम आपसे जो जानना चाहते हैं इतनी टिप्पणी करके, कि क्या आपको लगता है कि ये फ्रीडम स्ट्रगल जैसा हालात पैदा हो गया है देश में? ये मुझे लगता है कि फ्रीडम स्ट्रगल से भी मुश्किल हालात देश में पैदा हुए, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के दरमियान तो एक एलियन फोर्स से हमको लड़ना था, जिसके पास अपना खुद का घर था, जहां वो हम अगर उनको भेजते भी तो वो वहां चले जा सकते थे। अब जो हम लड़ रहे हैं वो अपने ही लोगों के साथ लड़ना पड़ रहा है, कि जिनको हम कहीं भेज नहीं सकते, हम उनको सिर्फ सुधार सकते हैं। और सुधारने का जो सिलसिला होता है उसको समय लगता है, क्योंकि पहले तो हमने उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि वो लोग गलत है, उसके बाद वो सुधरने को राजी होंगे, उसके पहले तो वो सुधरेंगे नहीं। तो पहले उनको ये एहसास दिलाना कि आप लोग गलत हो, उसके बाद उनको कहना कि चलो हम आपको सुधरना, सच्ची राह दिखाएंगे, चलो हमारे साथ, हम हाथ पकड़ने को तैयार हैं। उसको तो टाइम लगेगा। तो ये इसलिए है कि हमको हमारे परिवार के लोगों को सुधारना है, कोई बाहर के लोगों को नहीं सुधारना। लेकिन वो परिवार तो 100 साल से नहीं अपने को मानता है कि वो गलत हैं। वो तो सुधरने के बिल्कुल, लिए कभी पर फिर भी है तो अपने ही लोग। हम अगर हम कहें कि हम आपको भेज देंगे तो हम उनके जैसे हो जाएंगे। मुझे हर रोज कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। कल मैं अगले महीने गए महीने वेटिकन गया था, वहां पोप के साथ मेरी तस्वीर थी, तो मैंने कल ट्विटर पे डाली पोप के साथ की तस्वीर। तो कल से मुझे गालियां पड़ रही है कि तू तो बिकाऊ है, क्रिश्चियन है, ये है वो है। तो मुझे तो हर रोज पाकिस्तान या वेटिकन या कहीं भेज देते हैं वो लोग। पर मैं नहीं चाहता कि जो मेरा भटका भूला बिगड़ा भाई है उसे मैं कहीं भेज दूं। मैं उसे अपने घर में ही रख के सुधारना चाहता हूँ। तो वो तो उसमें मुझे परिश्रम करना पड़ेगा, उसमें मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, और ये आशा पे काम करना पड़ेगा कि शायद भाई नहीं तो भाई का बेटा सुधर जाएगा। आपका ये अगाध विश्वास अपने पर, मैं तो चकित हूँ और मैं इसका अभिनंदन भी करता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में सवाल भी हैं, फिर कभी बात होगी इस पर। लेकिन आप आखिर में कुछ कहना चाहते हैं सुनीलम जी, कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अजीत अंजुम जी के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो निंदनीय है। और जो है जो अजीत अंजुम जो काम कर रहे हैं वो वो हर पत्रकार का काम है। हर पत्रकार वो काम नहीं कर रहा। लोग गोदी मीडिया के उसमें चले गए हैं। लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे कर रहे हैं, लेकिन वो परमार्थ के तौर पे समाज का रिफ्लेक्शन बन के काम कर रहे हैं। और उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, मैं अपील करना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी ऐसी स्थिति मत लाइए कि जितने आपके शुभचिंतक थे वो सब आपके साथ में आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाएं। क्योंकि अजीत अंजुम के ऊपर एफआईआर होना छोटी बात नहीं है, जैसे कि तुषार गांधी को सभा ना करने देना छोटी बात है नहीं है। तो मेरा मतलब यह है कि ऐसा वातावरण विषाक्त आप नहीं बनने दीजिए। जो बना हुआ है कम से कम उससे अपने आप को आप अलग करने का कार्रवाई करिए, काम करिए। और वो एक ही तरीके से हो सकता है कि एफआईआर को रद्द करिए और यहाँ पर जिन लोगों ने ये काम किया है तुषार जी के साथ, उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत संक्षिप्त उपस्थिति आप लोगों ने हमें परमिट की है। लेकिन हम फिर भविष्य में अलग अलग विषयों पर बात करने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। तो आज जी, इतना ही। दोस्तों, आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।